नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और ये खास पेशकश है विश्व हिंदी परिषद और हमारी साझा पहल हिंदी है हम के तहत। ये टाई अप हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और इसके वैश्विक स्तर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि हिंदी की समृद्ध विरासत और इसकी शक्ति को हर मंच पर पहुंचाया जा सके। आज हमारे साथ है हिंदी पत्रकारिता और व्यंग्य लेखन की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम, समीक्षा तेलंग। इन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी बेहतरीन पहचान बनाई और साहित्य में भी अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। तो चलिए बिना देर किए हम उनसे जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा और हिंदी के प्रति उनकी रोच, उनकी सोच के बारे में। समीक्षा जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए विश्व हिंदी परिषद और हिंदी है हम दोनों ही संस्थाओं का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी। विपिन कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी जो आपके संयोजक हैं। और आप साक्षात्कारकर्ता हैं, इसलिए मैं आपका भी आभार करना चाहूंगी। जी। दरअसल मैं खुद भी पत्रकार हूँ, इसलिए मेरा जो पहला सवाल होगा वो निसंदेह पत्रकारिता से जुड़ा ही होगा। आपकी पत्रकारिता की यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या बचपन से ही लेखन या पढ़ने का शौक था, या ये सफर किसी विशेष प्रेरणा से शुरू हुआ? विशेष प्रेरणा एक्चुअली हमें जो भी मिलता है ना हमारे संस्कारों से आता है। तो संस्कार, मैं हमेशा बोलती हूँ कि संस्कार दिए नहीं जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ हम जब छोटे से थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों को लाइब्रेरी जाने के लिए प्रेरणा मिलती थी। छुट्टियों के दिनों में लाइब्रेरी में हमारे माता पिता हमें छोड़कर आते थे कि 2 घंटे यहीं पर बिताने हैं आपको। बहुत छोटे थे, मतलब छोटे से मतलब 5-6 साल तब से। तो वो एक आयु होती है जब हम मिट्टी को जिस ढंग से ढालना चाहे वो ढल जाती है। तो घर, जॉइंट फैमिली थी, ग्वालियर की हूँ बेसिकली मैं, और महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ। इसलिए हिंदी और मराठी दोनों ही मैं अपनी मातृभाषा बोलती हूँ। तो इस वजह से, और इसी तरीके से मेरा लेखन भी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो वैचारिक स्तर पे हम बहुत समृद्ध होते हैं। और फिर जब हम देखते हैं आसपास, और स्कूल वगैरह में भी जब हम थे, तो स्कूल की मैगजीन्स में लिखना एक एक अंदर से उत्साह होता था उसके लिए। और जब छप के आते थे तो एक मतलब वो आनंद, मैं आज भी नहीं कह सकती कि इतना छपती हूँ उसके बाद भी वो एक जो आनंद आता था ना, वो आज भी मिस करती हूँ उस चीज को। क्योंकि तब हम छोटे होते हैं, हमें उम्मीदें नहीं होती हैं बहुत सारी। और जब वो मिलने लगता है तो लगता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा ठीक काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरा लेखन भी शुरू हुआ। 12 वर्ष की थी तब यात्रा संस्मरण मैंने लिखा था, क्योंकि मैं चारों धाम यात्राएं करके आई थी। और वो मेरा पहला यात्रा संस्मरण था। मैंने इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा बाद में लिखा। और बहुत पसंद करा उसको, कहीं छपा नहीं। एज अ लेटर मैंने लिखा था, और एक बार एज ऐसे मैंने लिखा था। तो दोनों ही बार, तो एक बार स्कूल के लोगों ने पढ़ा उसको और एक बार घर के लोगों ने पढ़ा। मुझे अप्रिसिएशन यहीं से मिला। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब हम कॉलेज में आए, तो कॉलेज में आने के बाद, अब आपकी एज में आप जानते हैं कि कितना कोई भी मुद्दा हो उसको लेके अंदर से एक एंजाइटी होती है, एक एक अलग लेवल की एनर्जी हमारे अंदर होती है। और जब हम कहीं कुछ कह नहीं पाते तो हम लिख लेते थे तब। क्योंकि ना सोशल मीडिया था, कोई मीडिया था ही नहीं एक्चुअली। उस समय जब मैं कॉलेज में थी, उस समय एक लेखन के अलावा कोई मीडिया नहीं था। तो हम लिख लिख के संपादक के नाम पत्र में भेजने लगे थे। और वहां जब भेजती थी तो छप वप के आ जाता था। फिर उनके कुछ, जैसे होता है ना कि कुछ विशेषांक आते हैं, आप रेगुलर उनके राइटर हैं, तो वो आपको फिर कुछ अपो मतलब इस तरीके से भी बोलते हैं कि नहीं, अब हमारा ये विशेषांक आने वाला है, तो आप उसके लिए लिखिए, उसके लिए लिखिए। तो जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली कि उसको हम पहले पढ़ते बहुत है, और पढ़ने के बाद ही लिखते हैं। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, इसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना पड़ता है। घर में मेरे यहाँ बहुत अच्छे, मतलब मेरे फादर भी कविताएं लिखते थे, हालांकि उन्होंने कभी एक भी कविता अपनी छपवाई नहीं। वो मराठी में कविताएं लिखते हैं, इंजीनियर है बेसिकली वो। और मेरी माँ जो है शास्त्रीय गायिका है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक इंजीनियर है, मेरे से छोटे हैं सब। और एक कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट है, वो भी ग्वालियर की हैं, सब ग्वालियर से पढ़ी है और आज अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं, काफी अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि घर से जब प्रेरणा हमें मिलती है,
जी। तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, और यही कारण था क्योंकि मुझे पत्रकार बनने में भी कोई अ, घर से रोक टोक नहीं थी। जी। तो 96 में मैं पत्रकार बनी हूँ, और वो समय ग्वालियर का आप सोच सकते हैं कैसा समय रहा होगा। और मैंने ऑन फील्ड काम किया, मतलब एक केवल फीचर के लिए है इस टाइप से नहीं काम किया, मैंने ऑन फील्ड काम किया, जम के काम किया। 3 साल मैंने काम किया, और मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी पत्रकारिता की, मैंने केवल बीएससी किया था। जिस दिन रिजल्ट आया बीएससी का उसी दिन मुझे जॉब भी मिल गया था। तो एक्टिव होने के लिए होने के बाद ये पत्रकारों की नजर में भी मैं आती गई, क्योंकि सेमिनार्स वगैरह होते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जब एक्टिवली, तो लोगों की नजर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये सफर भी शुरू हुआ, और लेखन भी साइड बाय साइड चल रहा था। पत्रकारिता से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी होगा। आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में काम किया है। इन दोनों जी, माध्यमों में काम करने का अनुभव कैसा था? क्या आपको लगता है कि डिजिटल युग में पत्रकारिता की दिशा बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। और जब मैंने काम किया प्रिंट मीडिया में काम करना, यानी काम करना नहीं होता था, वो एक स्कूल होता था। स्कूल की तरह हम सीखते थे हेडिंग क्या बनानी है, शीर्षक कैसा होगा, कैसे उसको न्यूज में कन्वर्ट करना है। आप रिपोर्टिंग करके आए, रिपोर्टिंग करने के बाद आप जस का तस नहीं आप लिख सकते हैं। आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि अखबारों में बहुत सी चीजें हम नहीं ले सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से हम देख कर आते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हमें सिखाई जाती थी, हमें भाषा भी सिखाई जाती थी। आज जब मैं उसी अखबार में, जब मैंने दैनिक भास्कर में काम किया, और जब आज मैं देखती हूँ उसकी स्थिति, तो बुरा लगता है मुझे। क्योंकि एक हेडिंग जो है वो भी हिंदी में नहीं होती है। हिंदी में उसके जोड़ाक्षर होते हैं, हम जोड़ जोड़ के जो अक्षर होते हैं, की का मैं, इस टाइप से। बाकी पूरा वो अंग्रेजी को स्वाहा हो चुका था होता है शीर्षक। तो उसका मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी दूसरी भाषा में, जैसे यहाँ पुणे में हूँ तो मराठी अखबार में पढ़ती हूँ, या इंग्लिश के भी हम पेपर पढ़ते हैं। वो लोग दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते अपने शीर्षकों में, क्यों केवल हिंदी के अखबार ही कर रहे हैं? ये मेरा हमेशा ही एक क्वेश्चन होता है। जब मेरा यहाँ फर्ग्यूसन कॉलेज में भी एक सेमिनार था, तब भी मैंने यही बोला था कि कम से कम हम अपनी भाषा के प्रति हमें कितना लॉयल होना चाहिए, ये हम खुद ही हमें सोचना पड़ेगा। हमें कोई लाद नहीं सकता इन सब चीजों के ऊपर। तो यदि आप मीडिया में काम करते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी दुगनी होती है, क्योंकि एक तो आप चौथा स्तंभ है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा सा अलग है। प्रिंट मीडिया का आज भी वजूद काफी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि अब उनके पास कोई खबर नहीं बची है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एक क्षेत्रीय अखबार होता था, एक हमारे सिटी का अखबार होता था, एक राष्ट्रीय अखबार होता था। अभी इन सबको मिलावट करके जो भी कुछ न्यूज मिल पाती है उनमें से, वो न्यूज चैनल्स पे आता है। तो एक राष्ट्रीय चैनल पे आपको क्षेत्रीय जो खबर है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी जो पत्रकार है वो उन खबरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो आपके उनके कोई लिंक्स नहीं बन पाते हैं, इसलिए आप इस तरीके का काम करते हैं। तो ये तो अब खुद के ही प्रोफेशन से दगा देना है एक तरीके का। सोशल मीडिया इस समय बहुत सशक्त है, बहुत सशक्त है, इसलिए क्योंकि वो आम लोगों के लिए खुला हुआ है। आम लोगों के लिए अखबारों में मंच बंद हो चुके हैं, संपादकीय बंद हो चुकी है। आम पब्लिक कहाँ पर लिखे, कहाँ पर अपने गुस्से को, अपने प्रश्नों को, बहुत सारे दिमाग में जो होते हैं उसको लेकर कहाँ आए। उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा और सशक्त माध्यम है। और इसीलिए आज जिसको देखो वो जितना भी बड़ा व्यक्ति है, इवन बाकी सारे मीडिया भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो ये उसका सोशल मीडिया का एक अलग व्यक्तित्व है, मैं कहूंगी व्यक्तित्व ही है, क्योंकि उससे बहुत सारे व्यक्तित्व उभर कर आ रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हालांकि अगर पत्रकारिता क्षेत्र की बात की जाए तो बात दूर तक जाएगी, लेकिन हमें अभी आपके साहित्यिक यात्रा का भी जी, जिक्र करना है। तो इसलिए मेरा अगला सवाल, पत्रकारिता से साहित्य तक की ये यात्रा
कैसे तय हुई, खासकर व्यंग लेखन की? और आपका रुझान कैसे बढ़ा? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपको ये राह चुनने के लिए प्रेरित किया? नहीं, घटना तो नहीं थी, क्योंकि साहित्य घटनाओं से नहीं हम ला सकते हैं अपने अंदर। हाँ, कुछ प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है मैं बताऊं आपको। क्योंकि जब मैं पत्रकार थी तो खबर हम लाते हैं, और मैंने क्राइम में भी और सारे डेस्क पर काम किया है। ऐसा कोई नहीं होगा कि राजनीति पर काम नहीं किया है या क्राइम पर काम नहीं किया, मैंने सब जगह काम किया। उससे क्या होता है, हमारी दृष्टि खुलती है। हमारी दृष्टि इस तरीके से खुलती है कि हम किस तरीके, किस नजरिए से हम कहाँ देख रहे हैं, ये हम सोच पाते हैं। और पत्रकारिता और व्यंगकार, व्यंगकार कोई पद तो नहीं है, लेकिन व्यंग लिखना एक पत्रकारिता ही है। उसकी दृष्टि पत्रकारिता वाली ही होती है जब वो व्यंग लिखता है। बस उसकी भाषा बदल जाती है, वो साहित्य की भाषा हो जाती है। फर्क ये है। और इसीलिए शायद मैं व्यंग लिख पाई हूँ, क्योंकि जब मैं पत्रकार थी तो न्यूज़ लिखती थी। लेकिन उसी न्यूज़ को, या जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो विसंगतियां हम देखते हैं, उनको किस तरीके से शब्दों में ढालना है, ये क्रिएटिविटी होती है। तो ये जिसमें भी होगी वो व्यंग लिख पाएगा। और इसी तरीके से, क्योंकि मुझे भी किसी संपादक ने ही बताया था कि ये जो आप लिखती हैं ये व्यंग है। मुझे नहीं पता था जब मैं कॉलेज में थी कि ये व्यंग होता है। और फिर उन्होंने अपने ढंग से मुझे बताया कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हम, क्योंकि पढ़ के ही सीखते हैं साहित्य, कोई उंगली पकड़ के हमें नहीं सिखा सकता है। तो इस ढंग से मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी व्यंग लेखन की। और कुछ साल बीच में बंद भी थी, क्योंकि मेरा विवाह हुआ 99 में, उसके बाद बच्चे हुए। तो मुझे लगता था कि वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको पहले पूरा करना है। तो जब वो अपने काबिल बने, बड़े हो गए, उसके बाद फिर मैंने 2015 से मैं लगातार इसमें काम कर रही हूँ। अब 10 वर्ष हो रहे हैं वापस से। जी, काफी बेहतरीन कमबैक किया है आपने। और इसका प्रमाण मैं अपने दर्शकों को मेरे अगले सवाल से देने जा रहा हूँ। आपकी किताबें जीव अनशन पर है और व्यंग का एपिसेंटर, व्यंग के एक नए स्वर को सामने लाती है। इन पुस्तकों के पीछे का विचार क्या था? क्या इनमें आपकी निजी जिंदगी की झलक भी मिलती है? देखिए, हमारे यहाँ एक व्यंगकार है, वरिष्ठ व्यंगकार है, अरविंद तिवारी जी। तो वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया व्यंग वो होता है जो अनुभव जनित हो। तो मैं भी इस चीज को कभी डिनाई नहीं करती हूँ। जीव अनशन पर है, आप देख लीजिए। तो जब मैं अबू धाबी में थी, उस समय मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग वहां था। वहाँ की सरकारों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर बहुत सारे बैन होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है वहाँ। और जब इस बुक का इनॉग्रेशन हुआ तो एम्बेसी ने कराया था, इंडियन एम्बेसी ने वहाँ की। और उसके बाद उन्होंने 40 मिनट के अंदर वो किताब 4 लोगों से अपने पढ़वाई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अपनी न्यूज़ पोर्टल पे इसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकारों के और इनके कामों पर लिखा गया है। तो मैं मानती हूँ कि ये व्यंग की जीत थी, जीव अनशन परे की जीत थी वो। और उसको इंडियन डायस्पोरा पे वहां रखा गया था। अबू धाबी इंटरनेशनल जो बुक फेयर लगा था, उसमें इंडियन डायस्पोरा पे वो बुक थी। तो वो भी एक दूसरी जीत थी, क्योंकि जहां हमारी एम्बेसी इसको नहीं दिखा रही थी, वहीं उसको वहां पर भी जगह मिली थी। दो चीजें ये हुई। और उसके बाद एक बात और थी कि मैं व्यंग लिखने के लिए चूकती नहीं थी। ठीक है, हम भाषा क्योंकि हमारे हाथ में होती है, व्यंग हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट में करते हैं। तो इस तरीके से मैंने वहां की सरकारों को, वहां के कामकाज पर को भी उस उसमें लपेटे में लिया है। और इस तरीके से मैंने उसमें व्यंग लिखे थे। व्यंग का एपिसेंटर शुद्ध भारतीय विसंगतियों पे है, क्योंकि तब तक मैं यहाँ आ चुकी थी। 19 में मैं इधर आ चुकी थी, और उसके बाद वो व्यंग का एपिसेंटर बना है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक पर व्यंग किया गया है, या किसी एक सरकार पर व्यंग है। मेरा मानना है कि सरकार पर खाली व्यंग नहीं होता है। व्यंग हर उस सत्ता पे होता है जहां से विसंगतियां निकलती हैं। आपकी सत्ताएं अलग अलग भी हो सकती हैं। केंद्र की सत्ता में, केंद्र में ही व पक्ष विपक्ष की सत्ताएं अलग अलग होती हैं। दोनों पे व्यंग बनता है। हमारी घर की सत्ताएं होती हैं, उन पे व्यंग बनता है। हमारी समाज की सत्ताएं अलग अलग होती हैं, उन पे व्यंग होता है। तो आप यदि पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हीं पर वो व्यंग लिखे गए हैं।
जी बिल्कुल। अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं। आज के समय में व्यंग लेखन की क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि व्यंग केवल मनोरंजन भर है या इसमें समाज को प्रभावित करने की ताकत भी है? देखिए, मैं मानती हूँ कि साहित्य समाज को दिशा दे सकता है। उसके लिए साहित्य को पढ़ना पड़ेगा आपको। तभी वो क्योंकि व्यंग एक वैचारिक आप उसको एक दूसरा एडिटोरियल बोल सकते हैं। तो एडिटोरियल वैचारिक होता है और वो हर एक के बस का काम नहीं होता है पढ़ना। जब हम अखबारों में काम करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं हर एक पेज हर एक के लिए नहीं बना होता। उसी ढंग से एडिटोरियल भी हर एक के लिए नहीं बना होता, तो व्यंग भी हर एक पाठक नहीं पढ़ता है। उसके यदि व्यंग जो लेखन कर रहा है, जो लेखक है, जितना बुद्धिमान हो वो होगा, उससे ज्यादा बुद्धिमान उसका पाठक होगा। ये हमें सोच कर ही व्यंग लिखना चाहिए। व्यंग को केवल हास्य मान लेना, जो आजकल जो फुहड़ता है, वो सब व्यंग नहीं है। क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि किसी की, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की ओठ फैले हुए हैं, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं। हम किसी को भी व्यक्तिगत रूप से ठेस नहीं पहुंचाते हैं व्यंग में। उसके ऊपर हंस देना, वो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आपकी क्या मानसिकता है? आप निम्न मानसिकता के लोग हैं जो किसी शारीरिक जो लक्षण है उसके ऊपर आप कुछ भी मजाक उड़ाते हैं और उसको व्यंग का नाम देते हैं। दूसरी बात कि व्यंग दो तरह का होता है। एक हास्य भी होता है, और एक खाली व्यंग गंभीर जो लिखा जाता है वो भी होता है। और व्यंग में दोनों तरह की भाषा का भी उपयोग हो सकता है। तो ये उसके विषय पर निर्भर करता है कि यदि विषय बहुत गंभीर है और आप उसमें हास्य डाल देते हैं, तो विषय वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए तब आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हास्य का पुट भी आना चाहिए या नहीं। क्योंकि जैसे हम नमक है, तो नमक यदि ज्यादा हो जाए तो वही खाना खराब हो जाता है। नमक कम हो जाए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन नमक एकदम परफेक्ट हो तो खाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से हास्य जो है व्यंग को डाइल्यूट करता है, लेकिन हास्य व्यंग को रोचक भी बनाता है। और हास्य यदि बहुत ज्यादा मिल जाए और आपका विषय बहुत गंभीर है, तो वो गंभीरता ही खत्म कर देता है। जी। अ, मेरे मन में आपसे पूछने के लिए तो हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मजबूरन मैं सवालों की फहरिस्त से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इंटरव्यू के तहत ही चलना पड़ेगा। अगला जी। सवाल ये है कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों क्षेत्रों में आपका अनुभव रहा है। आपके जी। अनुसार आज के दौर में समाज पर ज्यादा प्रभाव डालने की ताकत किसमें है? क्या पत्रकारिता अधिक प्रभावशाली है या साहित्य? मैंने पहले ही बोला कि समाज पर प्रभाव कौन डालता है। साहित्य यदि डालता है तो वो बहुत स्पॉन्टेनियसली उसकी क्रियाएं चलती हैं, हमें पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तब वो हम एक कोई विचार आता है, कोई पढ़ता है, उस विचार को वो कितनी देर तक जुगाली करता है अपने अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर वो चीजें लाए या नहीं लाए। साहित्य हर तरीके का होता है। समाज में जो कुछ घटित होता है वो भी साहित्य है। बहुत कुछ हम अपनी विचारशीलता के ऊपर लिखते हैं, वो भी साहित्य है। तो लेकिन पत्रकारिता केवल वैचारिक होती है, जो केवल धरातल पर आधारित होती है। उसमें आप कोई भी अपने क्रिएटिव सोच के या कुछ भी फिक्शन नहीं डाल सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये स्पाइडरमैन उड़ा और वहां जाके बैठा। ये जो चीज है, ये पत्रकारिता नहीं कर सकती है, ये केवल साहित्य कर सकता है, या फिर फिल्म्स कर सकती हैं, जिनके पास वो एक अधिकार होता है। पत्रकारिता केवल और केवल जो सत्य घटनाएं हैं उसके ऊपर ही आधारित होती हैं। साहित्य सत्य घटना को लेने के बाद उसके ऊपर अपना एक क्रिएटिव जो माइंड होता है वो रचता है। तो दोनों में अलग अलग स्थितियां हैं, और दोनों का कोई मुकाबला एक दूसरे से नहीं है। तो पत्रकारिता को बेसिकली होना चाहिए कि वो सत्य को दिखाए जो हो नहीं रहा है, और साहित्य कम से कम ऐसा रचा जाए कि वो कुछ सिखा कर जाए, वो भी नहीं हो रहा है। जी, काफी बेहतरीन जवाब दिया आपने। मेरा जो अगला सवाल है, आमतौर पे मैं इस हिंदी हम की सीरीज में किसी से पूछता नहीं, पर आपसे ये पहली बार पूछा जा रहा है कि अगर आपकी जिंदगी पर एक किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए और क्यों?
मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि मेरी जिंदगी में कोई किताब लिखे, हम्म, क्योंकि समीक्षा से बड़ी समीक्षा क्या होगी। जी। मैं मानकर चलती हूँ हमेशा, और व्यंग भी एक समीक्षा ही है। तो ये थी हमारी खास बातचीत प्रख्यात व्यंग्यकार श्रीमती समीक्षा तिलक जी के साथ। हमारे इस पहल हिंदी है हम का मकसद हिंदी भाषा और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाना और इसे वैश्विक मंच पर मजबूत बनाना है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें, हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और जुड़े रहें हिंदुस्तान के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प बातचीत के साथ। नमस्कार।